नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है क्योंकि आज अपन बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। जी दोस्तों, सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। पूरे 50 प्रश्नों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आपके परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी आपका दोस्त, भाई, पड़ोसी पीटीटी की तैयारी कर रहा है, चाहे बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, उसको ये वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और आपको साथ ही साथ दोस्तों कमेंट करके भी बताना है कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्या है। और दोस्तों लास्ट में आपको आपका जो स्कोर है कि 50 में से आपने कितने प्रश्न सही किए वो भी आपको बताना है। पहला प्रश्न, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद गोरी और बलबन। जी दोस्तों, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। जी दोस्तों, बात करें अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक है जो गुलाम वंश का संस्थापक है। कौन से वंश का संस्थापक है? गुलाम वंश का संस्थापक है, ये भी याद रखना है। और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो संस्कृत पाठशाला थी उसे तोड़वाकर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था दोस्तों। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। जी दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और दोस्तों उसको पूरा कराने का जो श्रेय है वो जाता है इल्तुतमिश को। किसको जाता है? इल्तुतमिश को। तो दोस्तों याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों ये भी याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी है वो कहाँ बनाई थी? तो वो थी दोस्तों लाहौर में। कहाँ थी? लाहौर में। तो एक प्रश्न के साथ में अपन ने कई प्रश्नों को कवर किया है। चलिए देखिए, एक प्रश्न और जो आपका ऑप्शन है दोस्तों उसमें आपके बलबन दिया हुआ है। बलबन से बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है, लौह व रक्त की नीति किसने चालू की थी? लौह व रक्त की नीति किसने लागू की थी? तो वो आपको याद रखना है बलबन द्वारा लागू की गई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मोहम्मद गोरी के बारे में आप ये याद रख सकते हैं कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय से तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़े थे। ठीक है, जो कि 91 और 92, ठीक है, 1191 और 1192 में लड़े गए थे। चलिए, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है ये आपको बताना है। 8, 9, 10, 11। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं जो राजस्थान से लगते हैं। चलिए, राजस्थान से जो आपका मध्य प्रदेश है वो लगभग 1600 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, जो कि सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है, 1600 किलोमीटर की। कितने ज़िले बनाते हैं? तो 10 ज़िले बनाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य है। मत्स्य अभ्यारण्य कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, मत्स्य मतलब मछली से है ना। जोधपुर, उदयपुर, मासवाड़ा और डूंगरपुर। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो प्रथम मत्स्य जो अभ्यारण्य है वो आपका ऑप्शन नंबर बी उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, राजस्थान स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है जिसमें स्थित बड़ा द्वीप, बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी के नाम से जाना जाता है? जी दोस्तों, ऑप्शन है आपके जैसमंद झील, निक्की झील, फोय सागर झील और पुष्कर झील। जी दोस्तों, बताना है आपको। मेन जो प्रश्न है ना वो पूछा जाता है बाबा का भाखड़ा और प्यारी नाम से जो टापू है, द्वीप है, वो किस झील के अंदर स्थित है? तो आपको याद रखना है जैसमंद झील में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो निक्की झील है दोस्तों ये आपके माउंट आबू में स्थित है दोस्तों। और इस
जो झील के बारे में मान्यता है दोस्तों कि इसे देवताओं ने अपने नाखून से खोदकर बनाई है, इसलिए इसका नाम क्या है, नक्की झील है दोस्तों। फोय सागर झील और पुष्कर झील आपके अजमेर में स्थित है। पुष्कर झील पुष्कर में और फोय सागर झील अजमेर में स्थित है। चलिए जी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, टाइगर पार्क राजस्थान जिसके कचीदा, दाखड़ा वन क्षेत्र, कुंडाल वन क्षेत्र, खंडार रंडाला वन क्षेत्र, ये किस अभ्यारण्य के वन क्षेत्र हैं दोस्तों? ऑप्शन है आपके सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा, सज्जनगढ़। देखिए, इसमें आपको ये याद रखना है, दाखड़ा और कुंडाल ये किस अभ्यारण्य के वन क्षेत्र है। तो प्रश्न में आपको ध्यान रखना है रणथंभौर। रणथंभौर अभ्यारण्य आपके कौन से ज़िले में है? तो सवाई माधोपुर में है। सरिस्का कहाँ पर है? तो अलवर में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शहजादे खुर्रम से संधि की थी। आप सभी जानते हैं जो महाराणा प्रताप का जो वंश था, मतलब जो कुल था, जो उदयपुर के मेवाड़ के जो शासक थे, उन्होंने बहुत समय तक मुगलों के साथ कोई भी संधि नहीं की थी। लेकिन महाराणा अमर सिंह ने परिस्थितियों के कारण जो शहजादे खुर्रम थे उनके साथ संधि की थी। अब उसकी तारीख आपको बतानी है, कौन सी तारीख थी वो? फरवरी 1615, मार्च 1616, मार्च 1617 और ऑप्शन नंबर आपका डी है दोस्तों, फरवरी 1616। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, जो महाराणा अमर सिंह और शहजादे खुर्रम के बीच में जो संधि हुई थी वो आपके फरवरी 1615 में हुई थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। राज्य में सतही जल से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता अर्जित की गई है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? आपको बताना है कि राज्य में सर्वाधिक सतही जल की जो सिंचाई की जो क्षमता है वो अर्जित हुई है दोस्तों। पंचवर्षीय नंबर दूसरी, पाँचवीं, चौथी और आठवीं। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। आपको ये भी याद रखना है, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों उसका संबंध किसानों से था दोस्तों, और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपके उद्योग धंधों से संबंधित थी दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, राज्य में सतही जल की सर्वाधिक सिंचाई क्षमता आपके पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जल्दी से कमेंट करके बताना है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। बंजर, क्षारीय, रेतीली भूमि में उगने वाले पेड़ कौन से हैं? सीधी सीधी बात में, मतलब सीधे सीधे शब्दों में अगर पूछा जाए तो पश्चिमी मरुस्थल में कौन से ज़्यादा आपको पेड़ देखने को मिलते हैं? सीरस, बेल, जामुन, रोहिड़ा। क्या बेल और जामुन उगने को देखते हैं आप? नहीं दोस्तों। धोकड़ा, बरगद, गुल्लर, आम, ये भी गलत है। तीसरा है सू, बबूल, विलायती खेजड़ा, कंजर, करंज और सरू। दोस्तों ये बिल्कुल एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ ऐसे पेड़ हैं दोस्तों जो बंजर, क्षारीय, रेतीली भूमि में उगने वाले पेड़ हैं दोस्तों। चलिए जी दोस्तों, कोई आवाज़ की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अब थम्स अप कर दीजिए, अब आपको आवाज़ क्लियर होगी। चलिए अगला है आपका, ट्रेच कमीशन संबंधित है अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से और बेगू किसान आंदोलन से। दोस्तों किसान आंदोलन आपकी सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं राजस्थान में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें ये जो ट्रेच मिशन है ना, वो दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। इसका जो संबंध है आपके बेगू किसान आंदोलन से है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की थी? आपको बताना है बीकानेर के कौन से शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, और कहाँ की थी वो आपको याद रखना है, नागौर दरबार में की थी। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके राव लूणकरण, गंगा सिंह, राव बीका और राव कल्याण मिल।
जी दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो बीकानेर रियासत के शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, उनका नाम था राव कल्याणमल। और सबसे पहले जो अधीनता स्वीकार करी थी वो कौन सा वंश था आपके, वो याद रखना आपको, कछवाहा वंश था। कौन सा वंश था? कछवाहा वंश था। ठीक है, जयपुर आमेर का जो कछवाहा वंश था, सबसे पहले अधीनता स्वीकार उन्होंने की थी। और कैसे की थी? तो विवाह संबंध स्थापित किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए। जी दोस्तों, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है आमेर के उस शासक का क्या नाम था जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड लिफ्ट रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर रेड क्लिफ रेखा? जी दोस्तों, अब देखो, मैकमोहन रेखा किसको जोड़ता है? भारत को और पाकिस्तान, सॉरी, भारत को और चीन को। किसको? भारत को और चीन को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान या फिर भारत का जो पीओके वाला जो क्षेत्र है, उसकी जो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा लगती है दोस्तों, उस सीमा का नाम है दुरंड सीमा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भारत और अफ़गानिस्तान, मैकमोहन भारत और चीन, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम हैं। और पाक जल संधि जो है दोस्तों, वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जी, एक और प्रश्न, 3 बीघा जो गलियारा है दोस्तों, वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 ओर से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है वो है दोस्तों त्रिपुरा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल शेट्टी ने नए क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु कहाँ पर की थी? आपको तो ये बताना है दोस्तों, वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? प्रश्न में एक प्रश्न छुपा हुआ है। वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल शेट्टी द्वारा की गई थी। ठीक है, अब आपको बताना है कहाँ की थी, तो आपको याद रखना है वर्धमान विद्यालय आपका कहाँ है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। किसने की थी इसकी स्थापना? अर्जुन लाल शेट्टी ने। क्यों की थी? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए। चलिए जी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के छात्र ने बम फेंका था, वह कौन था? आपको जल्दी से बताना है दोस्तों, 23 दिसंबर 1912 लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय के जो जयपुर में स्थित है दोस्तों, अभी अपन ने पढ़ा। ठीक है, उसमें एक छात्र ने बम फेंका था, वो कौन था? जसवंत सिंह, माणकचंद, जोरावर सिंह और जयचंद। जी दोस्तों, याद रखना है, उस छात्र का नाम था दोस्तों जोरावर सिंह। क्या नाम था? जोरावर सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह जिला जिसकी सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है, वह कौन सा है? आपको बताना है। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और झालावाड़। यदि आपने राजस्थान का मैप देखा है दोस्तों, तो इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, अब सभी जानते हैं जो राजस्थान का जो पूर्वी दक्षिणी भाग है दोस्तों, उसमें सबसे जो पूर्वी दक्षिणी जिला है दोस्तों, वो है आपका झालावाड़। और झालावाड़ की सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है। चलिए, कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? ये आपको बताना है। चंबल नदी के 3 उपनाम आपको दिए हुए हैं, कौन सा उपनाम नहीं है ये आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है वो है आपका चमरण्यवती, दूसरा है कामधेनु, तीसरा है नित्यवाहिनी नदी और चौथा है दोस्तों वशिष्ठी नदी। जी दोस्तों, बात करें चंबल नदी के उपनाम की, तो ऑप्शन नंबर ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो डी जो है वो चंबल नदी का उपनाम नहीं है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आपको बताना है, किस जिले में वह झील अवस्थित है जिसका निर्माण बाढ़ राहत परियोजना के तहत इंजीनियर जो अंग्रेज थे फोय के निर्देशन में हुआ? अभी अपन ने एक झील का प्रश्न पढ़ा था, उसमें एक ऑप्शन था फोय सागर झील, है ना। तो वो फोय जो इंजीनियर फोय थे उनके नाम पर रखा गया था दोस्तों। और आपको बताना है कि वह जो
झील है वो किस ज़िले में स्थित है? अपन पहले बात कर चुके हैं दोस्तों। फोय सागर झील आपके अजमेर में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो बाढ़ आती थी दोस्तों, बाढ़ राहत परियोजना के तहत किया गया था। और कौन से इंजीनियर थे दोस्तों? तो इंजीनियर फोय थे, ठीक है। उन्हीं के नाम पे फोय सागर झील बनी है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य का दक्षिण पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र भारत के किस भौतिक विभागों के अंतर्गत आता है? अब देखो पूछा गया है पठारी जो क्षेत्र है वो किस में आता है? उत्तरी हिमालय में नहीं आता, गंगा के मैदान में। अब पठार है तो गंगा का मैदान कैसे होगा? प्रायद्वीपीय पठारी भाग, हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो आपका दक्कन का पठार है दोस्तों, ठीक है, उसी का कुछ अंश आपके राजस्थान का जो पठारी क्षेत्र है उसमें आता है। चलिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ज्योति RS6 किस की किस्म है? ठीक है, फसलों की किस्मों के आधार पर भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जल्दी से आपको बताना है कि ज्योति और RS6 किसकी किस्म है। ऑप्शन है आपके गेहूं, मूंगफली, उड़द और जौ। तो आपको याद रखना है जो से ज्योति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे याद रख सकते हो, ज्योति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सीसा एवं जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ पर स्थापित है दोस्तों? सीसा और जस्ता गलाई संयंत्र। ऑप्शन है आपके भैंसलाना जयपुर, बेणेश्वर डूंगरपुर, देबारी उदयपुर और खेतड़ी झुंझुनू। जी दोस्तों जल्दी से बताना है आपको। जी दोस्तों सही उत्तर होगा इसका देबारी उदयपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बेणेश्वर में एक त्रिवेणी संगम बनता है जहाँ पर 3 नदियाँ आके मिलती है दोस्तों, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। वह कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो सोम, माही और जाकम, ये आपको याद रखना है। सोम, माही, जाकम का जो त्रिवेणी संगम है, ये तीनों नदियाँ आके मिलती है। वो कहाँ मिलती है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका, फतेह सागर के किनारे पहाड़ी मोती मगरी को महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किया गया है, ठीक है। यह स्मारक कहाँ पर है? फतेह सागर जो है झील कहाँ पर है ये भी आपको बताना है। यहाँ पर जो मोती मगरी जो पहाड़ी है उसको महाराणा प्रताप स्मारक के रूप में विकसित किया गया। ये स्मारक कहाँ पर है? उदयपुर, जयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है फतेह सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। फोय सागर कहाँ पर है? अजमेर में। फतेह सागर कहाँ है? उदयपुर में। रानीखेत जो आपके रोग किस पशुओं में होता है ये आपको बताना है। रानीखेत एक रोग का नाम है, ठीक है। बकरी, मछली, बतख और मुर्गी, जल्दी से बताना है। बार बार पूछा जाता है दोस्तों रानीखेत रोग किस पशुओं में होता है। याद रखना है आपको, रानी का जो खेत है उसमें कौन सा जो पशु है वो घूमता है? मुर्गी घूमती है, ठीक है। रानी को चिकन पसंद है, ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है आपका, नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ग्वालियर के अभिलेख से, जोधपुर के अभिलेख से, पठारी स्तंभ अभिलेख से या फिर ओशिया अभिलेख से? जी दोस्तों जल्दी से बताना है। नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो आपको याद रखना है ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। चलिए डॉक्टर कोपेन तथा त्रिवाठा ने राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को किस जलवायु प्रदेश के अंदर रखा है? AW, BW, HW, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सी जो है वो मिस प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको ये रख सकते हैं BSHW, BSHW। आपको बताना है अब 4 ऑप्शन है आपके, AW, BW, HW, BSHW या फिर CAW। पूछा गया है आपसे दक्षिण पूर्वी भाग जो पठारी भाग है दोस्तों उसको किस श्रेणी में रखा है दोस्तों? तो AW श्रेणी में रखा है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य कहाँ है, कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है दोस्तों।
माचिया सफारी, सीता माता, केवला देव और रणथंभौर। जैव विविधता वाला मतलब अधिक वहाँ पर जीवों की जो संख्या है, वनस्पति की संख्या है, वो दूसरे अभ्यारण्यों से दोस्तों ज़्यादा है। तो याद रखना है सीता माता अभ्यारण्य जो है दोस्तों, वहाँ जैव विविधता सर्वाधिक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। केलादेव घना पक्षी विहार जो है अभ्यारण्य जो है वो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। मरु उद्यान जैसलमेर में है और बाड़मेर में है। गजनेर अभ्यारण्य आपके जो है बीकानेर का जो गजनेर अभ्यारण्य है वो इंपीरियल सैंड काउच के लिए प्रसिद्ध है। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, केवला देव जो घना पक्षी विहार है वो साइबेरियन ट्रेन के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। मरु उद्यान का जो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में फैला हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। और गजनेर अभ्यारण्य आपके कहाँ पर है, बीकानेर में, जो इंपीरियल सैंड गाउच के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी दोस्तों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बातें मत करिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके आपको आंसर ज़रूर देने हैं। ऊसर भूमि किसे कहा गया है। जी दोस्तों, नदियों के किनारे पर स्थित भूमि को, पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित भूमि को, खारी व लवणीय भूमि को, या फिर दलदल भूमि को। जी दोस्तों, याद रखना है कि जो ऊसर भूमि है वो आपके खारी व लवणीय मृदा को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। सांबर झील, लूणकरणसर झील, पंचभद्रा झील और डीडवाना झील। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आप सभी जानते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी सांबर झील है, जो कि आपके जयपुर, नागौर और अजमेर ज़िले के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कहाँ पर स्थित है। बालोतरा बाड़मेर, बालेसर जोधपुर, कोलायत बीकानेर और देशनोक बीकानेर। सौर ऊर्जा चलित फ्रिज कहाँ पर स्थित है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बालेसर जोधपुर। चलिए अगला प्रश्न आपका, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चलित फ्रिज कहाँ पर स्थित है। ठीक है, वो अपन ने राजस्थान का पढ़ा था, अब आपको याद रखना है दोस्तों, यही जो बालेसर जोधपुर है ये भारत का भी प्रथम सौर ऊर्जा चलित फ्रिज स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला जो प्रश्न था वो राजस्थान जीके के लिए इम्पोर्टेंट था, दूसरा जो प्रश्न है वो इंडिया जीके के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में संलग्न जिले हैं सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। नहीं है दोस्तों, क्योंकि सिरोही की जो सीमा है वो जैसलमेर से नहीं लगती है, बिल्कुल गलत है। झालावाड़, बूंदी और टोंक, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि झालावाड़ की जो सीमा है वो टोंक से नहीं लगती है। सिरोही, पाली और नागौर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। सिरोही, पाली और नागौर, इनकी जो सारी सीमाएँ हैं ये आपस में लगती रहती है दोस्तों। अपन देखते हैं कि जो बाड़मेर और सिरोही जो है वहाँ बीच में जालोर भी आ जाता है, तो ये जो है संलग्न ज़िले नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, संलग्न ज़िले मतलब एक लाइन में होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताना है, राज्य के किस भाग में सालर, सागवान, बांस, पलास, खेर, धोंक आदि के वृक्ष की प्रमुखता रूप से पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, अरावली क्षेत्र में, या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ये सभी वनस्पतियां पाई जाती है। अब ये भी आपको याद रखना है, जंगल की आग किसे कहते हैं तो पलास को कहते हैं। किसे कहते हैं, पलास के पेड़ों को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ओरई बांध परियोजना में मुख्यतः किन जिलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। जयपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़ और कोटा, बारा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ओराई बांध परियोजना में मुख्यतः किन जिलों को लाभ मिलेगा, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ओराई बांध की जो परियोजना है उसमें चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा को सिंचाई लाभ मिलने वाला है। चलिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। कुंभलगढ़ शिलालेख, कृति स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी है आपका
जगन्नाथ रॉय शिलालेख और ऑप्शन नंबर डी है राज प्रशस्ति। जी दोस्तों, एक आपको नोट डाउन कर लेना है। कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी का है। कीर्ति स्तंभ 1460 ईस्वी का है। जगन्नाथ रॉय शिलालेख 1652 ईस्वी का है। ये आपको लिख लेने हैं, लेकिन आपको याद रखना है महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाला जो आपका स्तंभ है वो है कीर्ति स्तंभ, ऑप्शन नंबर बी। पूर्व का वेनिस किस शहर को कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है आपके जयपुर, आमेर, उदयपुर और पुष्कर। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। पूर्व का जो पेरिस है दोस्तों वो कहते हैं जयपुर को, और पूर्व का जो वेनिस है दोस्तों वो कहते हैं आपके उदयपुर को। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न जो बहुत प्राचीन आपके इतिहास है उससे लिया गया है। आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है जो कि है। आहड़ जो सभ्यता है ना वो किस युग की है वो आपको बताना है। कांस्य युगीन, ताम्र युगीन, लोह युगीन या फिर प्रस्तर युगीन। जी दोस्तों, आहड़ सभ्यता जल्दी से बताना है। याद रखना है दोस्तों, आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो तांबे का यूज करते थे, इसलिए इस सभ्यता को अपन ताम्र युगीन सभ्यता जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़, भरतपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। संतरों की जो खेती होती है उसकी अधिकता के कारण दोस्तों झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। राज्य में मयूर बीड़ी उद्योग का केंद्र है। देखो दोस्तों, बीड़ियों के आपको उद्योग भी याद रखने पड़ेंगे, है ना, क्या पता कब काम आ जाए। टोंक, कोटा, राजसमंद, अलवर। मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ है आपको बताना है। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, मयूर बीड़ी का जो उद्योग जो है वो दोस्तों आपके टोंक में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके आपको उत्तर बताना है। निम्न में से कौन सा एक अजमेर ज़िले में स्थित नहीं है? आना सागर, फोय सागर, नारायण सागर और फतेह सागर। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। आना सागर अन्नो राज्य द्वारा बनाई गई थी अजमेर में, ठीक है। फोय सागर अभी अपन ने बात की थी, जो फोय नाम के इंजीनियर है उन्होंने बाढ़ राहत कार्यों के लिए अजमेर में फोय सागर झील का निर्माण करवाया था। और नारायण सागर भी आपके अजमेर में ही स्थित है दोस्तों। साथ ही साथ पुष्कर झील भी अजमेर में स्थित है। आपको याद रखना है फतेह सागर झील जो है वो अजमेर में स्थित नहीं है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताना है। लवणीय क्षारीय मिट्टी में किस उर्वरक का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त रहता है? सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट या फिर नाइट्रोजन। लवणीय क्षारीय मिट्टी जो होती है उसमें कौन सा उर्वरक जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त रहता है दोस्तों? जी दोस्तों, याद रखना है अमोनियम सल्फेट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जी दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताना है जो मृदा की कौन सी विशेषता होती है जब उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, ये आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका। जिला गरीबी उन्मूलन योजना निम्न में से कौन से जिले में लागू की गई है? राजसमंद, टोंक, झालावाड़ या फिर उपयुक्त सभी। जी दोस्तों, याद रखना है उपयुक्त तीनों जो जिले हैं उनमें आपको जिला गरीबी उन्मूलन योजना जो है वो लागू की गई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राज्य में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी के प्रवाह में है? जी दोस्तों, चंबल, बनास, माही और लूनी। जी दोस्तों, याद रखना है जो आपकी भूरी मिट्टी का जो प्रसार है वो आपके बनास नदी के आसपास है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, जो रेड क्लिफ रेखा जो कि अपन अभी बात कर चुके हैं भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, वो जो रेखा है वो राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन ए है दोस्तों हिंदुमल कोट जो कि गंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर तक, कोणागांव गंगानगर से बाकासर जालोर तक, हिंदुमल कोट गंगानगर से समगांव जैसलमेर तक, या फिर इनमें से कोई नहीं।
जी दोस्तों, याद रखना है इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो आपकी रेड क्लिफ रेखा है उसका जो कुल लंबाई है वो 1070 है राजस्थान में, जो कि आपके राजस्थान के हिंदुमल कोट जो कि गंगानगर जिले में है से शाहगढ़ बाड़मेर तक स्थित है। चलिए, रसिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी व बिहार चंद्रिका नामक काव्य ग्रंथों की रचना करने वाले कौन थे? ऑप्शन है आपके रियाजुद्दीन खां, ऑप्शन बी है आपका नसीरुद्दीन खां, ऑप्शन सी है किशन सिंह, ऑप्शन डी है नागरी दास। जी दोस्तों, याद रखना है रसिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी, बिहार चंद्रिका नामक जो काव्य ग्रंथ है वो आपके नागरी दास द्वारा रचित है। चलिए, राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा था? 1434, 1437, 1442 या फिर 1448। एक प्रश्न आपको यहाँ से ये भी याद रखना है, सारंगपुर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो वो होगा आपके महमूद जो खिलजी थे, जो कि मालवा के शासक थे, और राणा कुंभा के बीच हुआ था। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा कुंभा के बीच में। तो दोस्तों याद रखना है वो था आपके 1437 ईस्वी में। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके कर्नल जेम्स टोड, फ्रैंकलिन, जॉर्ज थॉमस या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना है कर्नल जेम्स टोड द्वारा ये किताब लिखी गई थी, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, पहली बार इस प्रदेश को राजस्थान कहने वाले भी कौन थे दोस्तों? आपके कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, जो जॉर्ज थॉमस थे उन्होंने इस क्षेत्र को रायथान बोला था। क्या बोला था? रायथान बोला था। चलिए, राजपूताना बोला था। ठीक है, चलिए, अगला है आपका, हाड़ौती के किसान आंदोलन में डाबी नाम के स्थान पर नानक भील ने झंडा गीत गाया था। इस पर अंग्रेजों की जो सेना थी उन्होंने उनको गोली मार दी थी। डाबी किस जिले में स्थित है वो आपको बताना है। बूंदी, कोटा, जोधपुर और उदयपुर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न में ही कई सारे उत्तर है दोस्तों। हाड़ौती का जो किसान आंदोलन था, ठीक है, इसमें किसने झंडा गीत गाया था? नानक भील द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है नानक भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो डाबी किसान आंदोलन से है। और ये जो जिला है दोस्तों वो आपको याद रखना है, बूंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आपको उत्तर बताना है। आदि वराह की उपाधि किस राजपूत ने धारण की थी? परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान या फिर विग्रहराज चतुर। आदि वराह किसका उपनाम था या किसने इसकी उपाधि धारण की थी दोस्तों? तो आपको याद रखना है, आदि वराह किसे कहा जाता है दोस्तों? मिहिर भोज को कहा जाता है। चलिए जी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, आरपीएससी को संगठित संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 6, 7, 8, 9। जो आपका आरपीएससी है उसे संगठित संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? याद रखना है, कुल इसे 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हरी रस क्या है दोस्तों? ये आपको बताना है। हरे रंग का ईसरदा भारत रचित एक प्रसिद्ध भक्ति गीत है। ठीक है, जो कि किसके द्वारा रची गई है दोस्तों? ईसरदास भारत द्वारा रचित एक प्रसिद्ध भक्ति ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, हाथ का आभूषण है या फिर उपयुक्त सभी। हरी रस क्या है? जी दोस्तों, याद रखना है, हरी रस जो है ना वो ईसरदास भारत द्वारा रचित एक प्रसिद्ध भक्ति ग्रंथ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान राज्य खान एवं लिमिटेड जो खनिज लिमिटेड द्वारा गैस आधारित परियोजना स्थापित की गई है वो कहाँ पर की गई है? जामर कोटड़ा उदयपुर, बस्सी जयपुर, देबारी उदयपुर या फिर रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा। जी दोस्तों, याद रखना है कि ये जो आपके खनिज लिमिटेड द्वारा गैस आधारित परियोजना है वो आपके जामर कोटड़ा उदयपुर में स्थापित की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अंतिम प्रश्न है आज का, राजस्थान को बीमारू राज्य में शामिल करने के आधार है।
प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति साख, परिवार में सदस्यों की संख्या या फिर सभी। जी दोस्तों, याद रखना है ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आय इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज जो कुछ वीडियो में ऑडियो का कुछ इश्यू आ रहा है उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।